हेलो स्टूडेंट्स, सेट ऑफ लॉसेस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट मैंने पूरा समझा दिया आपको। कुछ क्वेश्चंस मैंने सिंघानिया के आपको दिए थे, उनमें से P6 क्वेश्चन नंबर P6 वैसे तो किसी में डाउट नहीं आया होगा, अगर आया भी होगा माइनर डाउट तो मैं आपको व्हाट्सएप पर ही क्लियर कर दूंगा। फिर भी एक बार P6 करवा दूं, करने के स्टाइल समझ जाएं आप। X 29 years, submit the following information for the year and date. Income of business A, non-speculative, minus 5 lakh, non-speculative business है ये। 5 लाख रुपए का लॉस उसमें, non-speculative मीन्स नॉर्मल बिजनेस है। बी बिजनेस स्पेकुलेटिव है, 6 लाख रुपए का इसमें प्रॉफिट है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 510, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 430, डिडक्शन अंडर एटीसी 45, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी 10,000। अब आपको डोनेशन यानी डिडक्शंस के भी सारा रिवीजन होना चाहिए, डिडक्शन चैप्टर का भी। डिटरमाइन द नेट इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। नंबर 1, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑफ बी स्पेकुलेटिव बिजनेस 5,80,000। दिस लॉस पर्टेन्स टू द असेसमेंट ईयर 16-17। असेसमेंट ईयर 16-17 का स्पेकुलेशन लॉस, असेसमेंट ईयर 16-17 तो 4 साल स्पेकुलेशन में से 4 साल का रूल है। 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 असेसमेंट ईयर 20-21 लास्ट है। 18-19, 19-20, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 असेसमेंट ईयर से चलो तो असेसमेंट ईयर पे आना मैंने ये कहा था, और अभी असेसमेंट ईयर 20-21 चल रहा है तो लास्ट ईयर है। अगर इस साल सेटअप हो गया तो ठीक है, और नहीं हो पाया तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 years एक्सपायर इन द करंट असेसमेंट ईयर, सो लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, ऐसा लिखना पड़ेगा नोट। एक बात आगे चलते हैं। Brought forward house property loss for the assessment year 11-12 is 75,000। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 8 साल तक जा सकता है, तो असेसमेंट ईयर 11-12 इसका मतलब उसके आगे का हम 8 साल देखें तो 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20 कंप्लीट हो गई। तो असेसमेंट ईयर फिर से गिन लेता हूं, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20 असेसमेंट ईयर में खत्म हो गया, जबकि ये तो 20-21 असेसमेंट ईयर है, तो लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ। ठीक है, आगे चलते हैं। X wants to set off loss of business A of current year against winning from lottery and remaining loss against house property income. X wants to adopt this strategy to avail the set off of brought forward speculative loss against speculative income of the current year. वो ऐसा चाहता है। क्वेश्चन में लिखा है wants, और वैसे भी क्वेश्चन में कुछ भी लिखा तो क्वेश्चन में तो उनको कुछ सिचुएशन देना है, आपको सोचना है कि सही है क्या है और गलत क्या है। तो इस क्वेश्चन का एक ही सबसे बड़ा डाउट जो आपको आया होगा वो ये कि जब मैं इसको प्रेजेंट करूंगा इस क्वेश्चन को, तो नंबर 1 बात तो ये कि मैंने हमेशा कहा आपसे कि डबल कॉलम में किया करो। ठीक है, अब हेड वाइज करते हैं। तो हेड वाइज नंबर 1 सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में आप पहले करंट ईयर की बात करो। करंट ईयर का हाउस प्रॉपर्टी 5,10,000, 5,10,000। हाउस प्रॉपर्टी में पहले क्या करना है हमें, हाउस प्रॉपर्टी हेड लिया, उस हेड में 2-3 मकान होते तो इन सबका लॉस करंट ईयर का आपस में सेट ऑफ कर देता। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की बात करता। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है आपका 75,000 लेस ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस असेसमेंट ईयर 11-12, 11-12। अब क्या हाउस प्रॉपर्टी लॉस आप सेट ऑफ कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। रीजन मैंने बताया, क्या रीजन लिख दोगे, कैन नॉट बी सेट ऑफ बिकॉज 8 years पीरियड इज एक्सपायर्ड। तो यहां पर लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, इसलिए 5,10,000 सीधे बाहर।
ऐसे प्रेजेंट करना है। दूसरी मेजर इनकम कौन सी है इनकी? बिजनेस की। चलिए बिजनेस एड पर आते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन में इनके पास 3 बिजनेस है। बिजनेस ए नॉन स्पेकुलेटिव है, बिजनेस बी स्पेकुलेटिव है, और इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस भी है 5,80,000 रुपए का। अब ये चाहते हैं कि स्पेकुलेशन का स्पेकुलेशन से कर ले। बिल्कुल सही बात है, आपके दिमाग में भी आएगा, स्पेकुलेशन का स्पेकुलेशन से ही होता है। लेकिन बात ये है कि इनके पास नंबर 1 तो ए बिजनेस है जो नॉन स्पेकुलेटिव है, उसमें लॉस है 5 लाख रुपए का, और बी जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है, बी स्पेकुलेटिव बिजनेस, उसमें इनके पास प्रॉफिट है 6 लाख रुपए का, है ना। अब ये क्या चाहते हैं, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा था, एक्स वांट्स टू सेट ऑफ बिजनेस ए लॉस ऑफ बिजनेस ए ऑफ द करंट ईयर अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी। वो चाहता है इसको तो मैं विनिंग फ्रॉम लॉटरी से और हाउस प्रॉपर्टी से कर लूं सेटअप, क्योंकि ये बात सही है, अदर बिजनेस लॉस, अदर बिजनेस अदर देन स्पेकुलेशन एंड अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड एक्सेप्ट सेलेक्ट। ये रूल अपना पड़ा। तो ये क्या प्लानिंग करने बैठ गए, ये सोच रहे हैं कि हम इसको तो इससे सेट ऑफ कर लें या विनिंग से सेट ऑफ कर लें, तो ये बच जाएगा, ये बच जाएगा 6 लाख। तो इससे क्या करेंगे हम, स्पेकुलेशन का प्रॉफिट है और वो ब्रॉड फॉरवर्ड जो स्पेकुलेशन का लॉस है 5,80,000 वो सेट ऑफ कर लेंगे। तो ये ऐसा करना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा करने देना है या नहीं करने देना है, तो नहीं करने देना है। मैंने आपको हमेशा कहा ब्रॉड फॉरवर्ड की बात बाद में आएगी, पहले करंट ईयर का हिसाब होता है। तो करंट ईयर में स्पेकुलेशन बिजनेस में प्रॉफिट है और नॉन स्पेकुलेशन लॉस है। स्पेकुलेशन का लॉस नॉन स्पेकुलेशन से नहीं होता है, लेकिन नॉन स्पेकुलेशन कैसे तो हो सकता है ना, तो करना ही पड़ेगा, इसमें आपकी इच्छा नहीं चलेगी। 1 लाख ही बचा, ये नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से स्पेकुलेशन, तो स्पेकुलेशन प्रॉफिट जो है, स्पेकुलेशन प्रॉफिट इतना ही बचा आपका। तो जो ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेकुलेशन लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेकुलेशन लॉस कितने लाख का है, 5,80,000 का है। असेसमेंट है 1617, 5,80,000। तो आप इसमें से 1 लाख ही सेट ऑफ कर पाओगे, बाकी के 4,80,000 सेट ऑफ नहीं कर पाए। 1 लाख हो गया सेट ऑफ स्पेकुलेशन टू स्पेकुलेशन, ठीक है। और ये लॉस स्पेकुलेशन का जो लॉस है, क्या ये किसी और हेड से होता है, तो नहीं होता है, इसलिए बाहर में लिख दूंगा नहीं। और क्या इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, तो नहीं, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड बिकॉज 4 years कंप्लीटेड। बाकी में तो हम कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं, लेकिन यहां कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं लिख देंगे, क्योंकि 1617 का है, 4 साल पूरे हो रहे हैं ना। मैंने कहा अभी आपको ये असेसमेंट ईयर 2021 में 4 year कंप्लीट हो गए, तो कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड मतलब ये लैप्स हो गया है। तो वो चाहता था इसे प्लानिंग करना कि ये लैप्स ना हो, इसलिए वो सोच रहा था ये लॉस इससे कर लूं और इससे ये वाला लॉस कर लूं, बट ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा ध्यान रखना पहले करंट ईयर का ही होगा। इस तरीके से ये आपके अदर इनकम। और विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितनी है इसमें, 4,30,000। और विनिंग फ्रॉम लॉटरी से तो मैंने आपको कहा था कि विनिंग से इना इसका लॉस किसी और से होता है, नहीं किसी और का लॉस इससे होता है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में विनिंग 4,30,000, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टोटल मिला के 9,40,000। इसमें आप डिडक्शन देखिए और टैक्स निकाल लेना, ठीक। टैक्स कैसे निकालोगे बहुत बार बता चुका हूं मैं। विनिंग पर डायरेक्ट 30% लग जाएगा, बाकी का पार्ट नॉर्मल इनकम है उस पर स्लैब लगा देना आप। और ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर आपने 2 किया हुआ है, सेकंड नंबर। उस सेकंड नंबर में आपने देखा होगा कि बिजनेस ए, बिजनेस बी, बिजनेस सी, बिजनेस डी, इतने सारे बिजनेस थे। और एक और था नीचे अदर इनकम में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि स्टॉक इन ट्रेड है, इससे इसकी इनकम, यानी आप ब्रोकर हो तो ब्रोकर के लिए इंटरेस्ट की इनकम जो होगी वो बिजनेस हेड में आएगी। डिविडेंड तो हमेशा अदर सोर्स में आता है, क्योंकि डिविडेंड के लिए तो स्पेसिफिक सेक्शन 56 में लिखा है सबके लिए, चाहे ब्रोकर हो या कोई भी हो, डिविडेंड ऑलवेज अदर सोर्सेस। लेकिन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ये बिजनेस इनकम। तो आपको ए, बी, सी, डी, इन चारों बिजनेस का पहले करंट ईयर का हिसाब क्लियर करना था। इसलिए आपने सॉल्यूशन में देखा होगा बिजनेस ए का लॉस है 1,20,000, 1,20,000। फिर बिजनेस बी में प्रॉफिट है 1,00,000,
32,000 135 प्रॉफिट। बिजनेस सी में कुछ भी नहीं है, नील है, और बिजनेस बंद कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं है बिजनेस। उसके बाद फिर चौथा है इंटरेस्ट ऑन ये स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड पे इंटरेस्ट है 1,48,000। तो पहले करंट ईयर का हिसाब करिए आप, ये सब नेट करने के बाद आया आपका 163। अब इसमें करो जो करना है आपको। तो मैंने आपको रैंक बताई थी, पहले करंट ईयर का हो गया, ये इंटर सोर्स एडजस्टमेंट हुआ, एक सोर्स का दूसरा सोर्स से, ठीक। अब आप वो लॉजिक लगाओ कि पहले करंट ईयर से डेप्रिसिएशन लेस होगा, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लेस होंगे, फिर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या साइंटिफिक रिसर्च हो गया। तो इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड भी दिए हुए थे, तो सारे ब्रॉड फॉरवर्ड आप जोड़ लीजिए, 145, 116 एंड 104, ये सारे ब्रॉड फॉरवर्ड। लेकिन सारे ब्रॉड फॉरवर्ड जितने भी लॉसेस हैं कितने हो जाएंगे, तीनों ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, एक में 145 है, एक में 116 है, और एक में 104, 3,65,000। और ये सब 8 साल के अंदर अंदर वाले हैं, तो 3,65,000 का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। उसमें से आप ज्यादा से ज्यादा कितने सेट ऑफ कर पाओगे, 163 कर पाए आप। बाकी के 202 जो लॉस है, 2,02,000 रुपए का लॉस, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे टू नेक्स्ट ईयर, बाहर नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये ब्रॉड फॉरवर्ड है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बिजनेस का बिजनेस से होता है, दूसरे हेड से नहीं होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट है, क्लियर बात समझ में आ गई, ये तरीका रहेगा। चलिए अब मैं इस चैप्टर का आखिरी 2 प्रोविजन बचे वो करवा के खत्म करता हूं। सिर्फ 2 प्रोविजन हमारे और बचे हैं, और वो है, एक तो आप देखें डिविडेंड स्ट्रिपिंग सेक्शन 94 सबसेक्शन 7, और एक है बोनस स्ट्रिपिंग सेक्शन 94 सबसेक्शन 8। कोई आईएमपी नहीं है, कभी नहीं आया, मैंने तो आज तक नहीं देखे, फिर भी समझा देता हूं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसलिए क्या है आप देखें जरा, इसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन, डिविडेंड स्ट्रिपिंग, एनी पर्सन बाय और एक्वायर्स एनी सिक्योरिटी, शेयर्स, यूनिट्स, एनी सिक्योरिटी यानी कुछ भी, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, यूनिट, सब पे अप्लाई होगा ये सेक्शन। कुछ भी खरीदे विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months बिफोर द रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट से 3 महीने के अंदर अंदर खरीदे। अब रिकॉर्ड डेट क्या होती बताता हूं मैं। सच अ पर्सन सेल और ट्रांसफर सच सिक्योरिटीज, शेयर्स, यूनिट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months, 9 months in case of units, mutual fund units, after the record date। तो यानी कोई डेट है रिकॉर्ड डेट, उससे 3 महीने के अंदर विद इन 3 months बिफोर रिकॉर्ड डेट एक्वायर करना है, और विद इन 3 months आफ्टर रिकॉर्ड डेट ट्रांसफर करना है, बेच देना है। तीसरा, द डिविडेंड और इनकम ऑन सच सिक्योरिटी, शेयर्स, यूनिट्स रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सच पर्सन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। उस सिक्योरिटी पे जो इनकम होने वाली है, डिविडेंड या अदर इनकम, वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी की होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये। तो 3 क्यूमुलेटिव कंडीशन हो गई है, ठीक है। एक्वायर विद इन 3 months बिफोर डेट ऑफ रिकॉर्ड डेट, ट्रांसफर विद इन 3 months आफ्टर रिकॉर्ड डेट, एंड 9 months इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, एंड डिविडेंड और अदर इनकम रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन सच सिक्योरिटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इफ द अबव कंडीशंस are satisfied, cumulative है तीनों, and then short term capital loss word लिख देना वहां, up to the amount of dividend earned cannot be set off against any income and cannot be carry forward। ये एक restriction। शॉर्ट टर्म क्यों होगा, क्योंकि डेफिनेटली इधर 3 महीने और इधर 3 महीने, इसमें शॉर्ट टर्म ही होगा। इधर 3 महीने इधर 9 महीने भी होंगे तो विद इन 12 months, तो 12 महीने के अंदर अंदर तो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, तो लॉन्ग टर्म की बात ही नहीं। तो सच टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ एंड कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। क्या लॉजिक इसके पीछे समझते हैं, चलिए। इसके लिए आप आए पेज नंबर 410 सिंघानिया में, 410 एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हाँ, 410 पर नीचे P1 3 लाइन का क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी में लिख ही लो,
क्योंकि बाद में एग्जाम टाइम में क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको यहाँ पे, या फिर वहां पर नोट्स में पेज नंबर लिख लो 410 P1। 3 लाइन का क्वेश्चन है, समझना। X purchase on 10th May 2019 1000 preferential shares of 10 each in A Limited at the rate 55.55। ठीक है, कब खरीदे इसने? डेट ऑफ परचेज के, वैसे भी हम शेयर्स वाले क्वेश्चन में डेट ऑफ परचेज तो लिखती है 10th May 2019 को इसने परचेज किए प्रेफरेंशियल शेयर्स। प्रेफरेंशियल शेयर्स खरीद सकता है, इक्विटी शेयर्स खरीद सकता है, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद सकता है, सिक्योरिटी सब पे तो अप्लाई होता है सेक्शन। ऑफ 10 ईच एट द रेट 55.55, तो 55.55 के रेट से इसने 1000 शेयर्स परचेज कर लिए। कितने खर्च कर दिए इसने? लगभग 55,000, तो 55,550 रुपए इसने खर्च कर दिए। On October 20, 2019, he transferred 800 shares at the rate 37 per share. अक्टूबर 10th अक्टूबर 2019 को इसने 800 शेयर्स एट द रेट 37। अचानक से प्राइस कम हो गई, मई में खरीदे और अक्टूबर में प्राइस कम हो गई। इन रिमेनिंग 200 शेयर्स ट्रांसफर्ड इन दिसंबर 20, बाकी के इसने ट्रांसफर कर दिए दिसंबर 2019, 20 दिसंबर 19 को ट्रांसफर कर दिए 200 शेयर्स एट द रेट, क्या रेट? 20 रुपीज, और कम हो गई प्राइस। तो प्राइस कम होने का रीजन तो बहुत सारे होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि इस जैसे ये कोरोना वायरस आया उसके बाद से पूरे वर्ल्ड के सारे शेयर मार्केट धराशायी हो गए, इंडिया का भी हुआ। तो शेयर मार्केट में डाउन होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, इस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इसके जो टॉप लेवल के डायरेक्टर्स उसमें कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी रीजन भी हो सकता है, उसका रीजन बताता हूं मैं। जैसे आगे, ए लिमिटेड डिक्लेयर्स 50% डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड 50% डिविडेंड का मतलब आप क्या समझ रहे हो? क्या प्राइस का 50% मिलता है? नहीं, प्राइस तो रोज बदलती है। कंपनी जब भी डिविडेंड देती है तो अपनी फेस वैल्यू का 50% देती है। शेयर 10 रुपए का है, तो 10 रुपए का 50% कितना हुआ? 5 रुपए, 5 रुपीज डिविडेंड डिक्लेयर किया। रिकॉर्ड डेट रखी उन्होंने 3 अगस्त 2019। रिकॉर्ड डेट रखी उन्होंने 3 अगस्त 2019, ये रिकॉर्ड डेट। During the previous year 1920 he has generated long term capital gain 76,000 on sale of gold। लॉन्ग टर्म भी है इनके पास, निकाल के दिया। तो चलो वो बाद में बात करते हैं, मेन कंसेप्ट इसका समझना है। अब आपको मैं बता दूं रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है। रिकॉर्ड डेट का मतलब जब भी कंपनी कोई भी अनाउंसमेंट करती है, डिविडेंड का, बोनस का, राइट का, तो भाई किसको मिलेगा बोनस, किसको मिलेगा राइट, किसको मिलेगा डिविडेंड, कोई एक डेट तो बताए। शेयर आज कंपनी ने अनाउंस किया सपोज डिविडेंड, क्या हम डिविडेंड देंगे 50%, ठीक है, 5 रुपए से। क्या उसका मार्केट में तुरंत इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। बल्कि मैं कहता हूं कि यह डिविडेंड डिक्लेयर होने से पहले ही खबर आ जाती है मार्केट में कि कंपनी अच्छा अर्निंग है, कंपनी डिविडेंड देगी, और हर साल इनका ट्रैक रिकॉर्ड डिविडेंड देते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ी हुई होगी ना। तो किसको देगी? तो कंपनी की लिस्ट में जिसके नाम लिखे होंगे उसको देगी। तो कंपनी की लिस्ट में आज नाम किसी और के हैं, कल किसी और के हैं। शेयर तो रोज ट्रांसफर होते हैं शेयर मार्केट में। तो कंपनी क्या करती है, हमेशा एक डेट फिक्स कर देती है। कंपनी की एजीएम हुई मान लो इससे कुछ दिन पहले, एजीएम में जनरली डिविडेंड डिक्लेयर होता है, उस एजीएम वो डेट फिक्स कर देते हैं कि आज से 10 दिन बाद, आज से 5 दिन बाद, आज से 15 दिन बाद वो रिकॉर्ड डेट रहेगी। मीन्स वो कट ऑफ डेट रहेगी। इस दिन जिसके नाम कंपनी के शेयर होल्डर्स की लिस्ट में होंगे उनको डिविडेंड का चेक जाएगा या उनके अकाउंट में ईसीएस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से। उसके बाद कोई शेयर खरीदेगा तो उसे डिविडेंड नहीं देगी। तो एक डेट फिक्स करना जरूरी होती है। ऐसे ही बोनस शेयर्स में भी होता है। मान लो कंपनी ने डिक्लेयर किया बोनस शेयर्स, तो क्या हर किसी को मिल जाएगा?
डेफिनेटली इस डेट पे जैसे इसका नाम होगा उनको मिलेगा। उसके बाद अब ये शेयर्स तो कई दिनों तक ट्रेड होगा, तो सबको मिलेगा क्या? नहीं। तो ऐसे यहां डिविडेंड में भी होगा, क्या इस व्यक्ति को डिविडेंड मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि इसने शेयर्स पहले ही खरीद लिए। तो इस डेट पे ये इसका ऑनर है, होल्डर है, कंपनी की लिस्ट में इसका नाम होगा, इसको चेक आएगा। अब इससे जो लोग खरीदेंगे बाद में, क्या उनको डिविडेंड आएगा? नहीं, उनको इस साल का नहीं आएगा, अगले साल का आएगा, वो बात अलग। तो ये तो नॉर्मल कोर्स है, तो जनरल सेंस वाली बात, और आप हम सब समझते हैं रिकॉर्डेड, तो इसलिए रिकॉर्डेड कुछ नई चीज नहीं है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल बात बताता हूं मैं कि क्या वाकई में सारे सर्कमस्टांसेस नॉर्मल होते, कोई कोरोना वायरस नहीं होता, किसी कोई आतंकवादी हमला नहीं होता, कंपनी के रिजल्ट भी बेहतर होता, सब कुछ बढ़िया होता, तो क्या शेयर मार्केट में इसकी प्राइस कम होती इस डेट के बाद? तो भी कम होती। सब कुछ सही होता तो भी ये 55 का शेयर यहां 50 रह जाता। क्यों? क्योंकि यहां ये कम डिविडेंड था, यहां क्या थे? कम डिविडेंड। इसमें कहीं ना कहीं 5 रुपए इंक्लूड थे, क्योंकि इस व्यक्ति को 5 रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन इस डेट के बाद इस व्यक्ति को, जिसने इससे खरीदे हैं, कोई थर्ड पर्सन आ गया, क्या इसको डिविडेंड मिलेगा? नहीं ना। तो फिर ये 5 रुपए ज्यादा क्यों देगा? तो मार्केट में उतने ही रुपए से प्राइस कम हो जाती है। जैसे वो एक्स डिविडेंड हो जाता है, वो प्राइस 5 रुपए कम हो जाती है। तो अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते तो भी ये 55 रुपए वाली प्राइस यहाँ 50 रह जाती डेफिनेटली। इतना तो हमेशा आप देखोगे, टर्मिनल पे देख लेना कभी भी आप, कि रिकॉर्ड डेट के ठीक अगले दिन आपको एक्स डिविडेंड हो जाएगा, उतने रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, जो भी डिविडेंड उतना हट जाएगा। और उससे भी कम हो तो कोई और रीजन है, जैसे यहां पे शेयर और भी कम हो गया तो कोई और रीजन होगा, वो हमें पता नहीं। तो इस पॉलिसी में इसको कितना डिविडेंड आएगा? डिविडेंड 1000 शेयर्स पर 5 रुपए के रेट के हिसाब से 5 रुपए आएगा, 50%, 10 रुपए का 50%, तो 1000 शेयर्स पे इसको 5000 डिविडेंड आएगा, जो कि एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1034। 10 लाख तक का डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है ना, इंडियन कंपनीज डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, चाहे प्रेफरेंशियल का हो, चाहे इक्विटी का हो, चाहे एंट्री हो, चाहे फाइनल हो। तो 5000 का डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो गया। अब इसने शेयर्स बेच दिए, ठीक है, बेच दिए इसने, किस ईयर में बेचे इसने? आप देखो ध्यान से, ये दोनों ही शेयर्स किस ईयर में? ये वाले शेयर्स 1920 में बेचे प्रीवियस, और ये दिसंबर यानी 2021 में बेचे। कितने रुपए बेचे? 800 शेयर 37 के हिसाब से 800 इंटू 37, 800 इंटू 37, 29,600। ये आपका सेल्स कंसिडरेशन हो गया। इस तरफ कितना हो गया? इस तरफ तो दिख ही रहा है 4000 सेल्स कंसिडरेशन हो गया। लेस इंडेक्सेशन तो करना ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म क्यों है? क्योंकि खरीदा मई में था, बेच दिया अक्टूबर में, या खरीदा मई में था और बेच दिया दिसंबर में, इसी साल में बिक गया। देखो आप, तो लिस्टेड हो तो भी 12 महीने से ज्यादा रूल है ही, तो 12 महीने से तो अंदर ही बेच दिया, और अनलिस्टेड है तो फिर 24 महीने का हो जाता है। तो अब यहाँ कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तो ये 800 शेयर जो है वो 55 रुपए के रेट से खरीदे होंगे, 55.55 के रेट से। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी इनकी? 444400, ठीक है ना, 444400। और यहां ये 200 शेयर्स की 55 के हिसाब से कॉस्ट हो जाएगी आपकी 55.55 से 111110। इंडेक्शन तो हो गई नहीं, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया, यहां पर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया है। तो कितना कितना लॉस आया? यहां आया 14,840 और यहां आया 7110। ये लॉस आया इनको। आप बताओ, क्या रियली उसको 14,840 का लॉस हुआ? बताओ मुझे, हुआ क्या? इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक मन से एग्जांपल बना के बताता हूं। सब कुछ ऐसा ही होता, सब कुछ ऐसे होता। इधर शेयर आपने 55 रुपए में खरीदा होता, और मैं कह रहा हूं कि 3 अगस्त ये रिकॉर्ड है, यहां आपको 5 रुपए डिविडेंड मिल जाता, और ये शेयर आप अगले ही दिन 4 अगस्त को, 5 अगस्त को बेच दो, और सारे सर्कमस्टांसेस नॉर्मल रहते, तो भी शेयर मार्केट में प्राइस इसकी 55 रुपए से 5 घट के और 50 रुपए 55 पैसे हो जाती है। होती कि नहीं होती?
होती ना, सारे सर्कल, ठीक है ना। मैं सब चीज छोड़ रहा हूं। अब लोग क्या करते थे, ये अमेंडमेंट क्यों आया था उसका रीजन बताता हूं। मैंने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा भी लोगों ने कैसे किया, करोड़ों अरबों रुपए के ट्रांजेक्शन। कि सपोज यहां पर आपने 1000 शेयर्स परचेज कर लिए, खरीद लिए कुछ दिन पहले, थोड़े ही दिन पहले, क्योंकि आपको न्यूज आ गई थी कि डिविडेंड तो देगी कंपनी, तो आपने यहां पर खरीद लिए 55,550, 55,550 कॉस्ट हो गई आपकी। यहां आपने 1000 शेयर पे 5,000 रुपए डिविडेंड ले लिया, ये आपकी कमाई हो गई डिविडेंड की, ये आपने अपनी जेब में रख लिया। अब आपने अगले ही दिन जैसे ही एक्स डिविडेंड हुआ आपने बेच दी, कितने में बेच दिए आपने, 50 रुपए में बेच दिए, तो 50,550 में बेच दिए, ये सेल। और खरीदे कितने में थे, कॉस्ट 55,550 में बेच दिए। और आपने बुक कर लिया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, कितने का लॉस हो गया, 5,000। ये लॉस आप किसी और से सेट ऑफ कर पाएंगे क्या, तो कर देते थे ना, पहले करते थे। तो आप देखो प्रैक्टिकल, क्या रियली इस बंदे को लॉस हुआ, आप ध्यान से देखो, लॉस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, 55,000 रुपए लगे थे इसके, 55,550, 5,000 डिविडेंड से कमा लिया इसने, और 50,550 सेल्स करके वो कमा लिए। तो अल्टीमेट इसके पास पैसे तो 55,550 पूरे आ गए ना, तो प्रॉफिट लॉस तो जीरो था इसका, था ना जीरो। जितने का लॉस हुआ उतने का इसने डिविडेंड कमा तो लिया, और वो एग्जाम, तो भैया डबल प्लानिंग कर ली उसने। एक तो ये इनकम एग्जाम कर ली, ऊपर से ये लॉस वो कहीं और से सेट ऑफ करेगा और टैक्स बेनिफिट लेगा। यानी 10,000 रुपए की प्लानिंग हो गई, जबकि एक्चुअली इसको जीरो, नील बटे सन्नाटा, जीरो लॉस था, जीरो प्रॉफिट था। लेकिन एक ट्रांजेक्शन कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद करके घुमा के, और ये बात अगर करोड़ों रुपए की हो तो इधर आप समझ लो कि उसने क्या किया, 5,000 करोड़ का डिविडेंड और 5,000 करोड़ का लॉस। और उस वक्त तो डिविडेंड टैक्सेबल भी नहीं होता था पूरा ही, ये 1 लाख की ये लिमिट तो अभी भी आई है सारी, ये 10 लाख का डिविडेंड वाली लिमिट जो है, सॉरी 1 लाख नहीं 10 लाख की, वो अभी भी आई। पहले तो पूरा डिविडेंड, जितना इंडियन कंपनी का डिविडेंड सब एग्जाम्प्ट हुआ करता था। तो उस कंडीशन में 5,000 करोड़ का मान ले तो डिविडेंड एग्जाम्प्ट, और 5,000 करोड़ का लॉस कहीं सेटअप हो जाए, तो सोचो बैठे बैठे उसने कितने लाख करोड़ रुपए की प्लानिंग कर ली, टैक्स नहीं दिया, जबकि एक्चुअली उसकी जेब में जितना गया था उतना ही आ गया उसकी जेब में। ऐसा किया लोगों ने, बात गवर्नमेंट को समझ में आ गई कि ये तो गलत तरीका है, ठीक है। तो डिविडेंड के कारण अगर लॉस हो रहा है तो उतना लॉस सेट ऑफ नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या रूल है, 5,000 तक का लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। हाँ, प्राइस किसी और कारण से कम होती, 5 रुपए तो डिविडेंड के कारण कम हुई थी प्राइस, किसी और कारण से कम हो जाती प्राइस, जैसा इस क्वेश्चन होगा 37 रुपए हुए, तो किसी और कारण से हुई, मतलब और कोई सर्कमस्टांसेस भी थे। तो क्या रूल हुआ कि इसमें से जितना अप टू द अमाउंट ऑफ डिविडेंड exempt cannot be set off, ठीक है। तो जितना अमाउंट, रूल्स पढ़ रहे हैं आप अच्छे से, क्या लिखा हुआ है आखिरी लाइन में, लिखा हुआ था इफ ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड, तीन कंडीशन क्या थी, नंबर 1 रिकॉर्ड डेट से 3 महीने पहले खरीदना, विद इन 3 मंथ। तो रिकॉर्ड डेट से पहले यानी इससे पहले के 3 महीने, ठीक है ना, उसके अंदर ही खरीदा इसने, तो इस 3 महीने के अंदर खरीदना है। 3 महीने से पहले खरीदा हुआ चौथे या 5वें महीने में, उससे पहले तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। इसका मतलब ये कि पूरा लॉस सेट ऑफ कर सकते हो आप, नॉर्मल रूल लगेंगे। तो खरीदना विद इन 3 मंथ है, और बेचना कब है, विद इन 3 मंथ। तो देखो आप विद इन 3 मंथ कितने महीने, 3 अगस्त 19 से 3 महीने कब हो गए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 2 नवंबर को इसके 3 महीने पूरे हो जाएंगे, 3 मंथ। और म्यूचुअल फंड होता है तो 9 महीने का रूल होता है, तो 2 नवंबर को इसके 3 महीने पूरे हो जाएंगे, उससे पहले बेच दिया इसने। तो खरीदा विद इन 3 मंथ और बेचा विद इन 3 मंथ है इसने, इसलिए सेक्शन अप्लाई होगा। और इसको जो इनकम मिली वो एग्जेम्प्ट भी है, तीनों कंडीशन फुलफिल है। तो क्या रूल है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अप टू द अमाउंट ऑफ डिविडेंड एग्जाम कैन नॉट बी सेट ऑफ एंड कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। तो इन 800 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए का डिविडेंड मिला होगा उसको, तो 4,000 रुपए तक का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकता। बाकी का बैलेंस 10,840 का जो लॉस है ये कैन बी सेट ऑफ, ये आप सेट ऑफ कर लो, कोई मनाही नहीं है।
तो आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्वेश्चन में 76,000, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। ये वाला, ये कब बेचा इसने? 3 महीने के बाद बेचा, दिसंबर में। तो इस पर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, वो ट्रांसफर वाली, ट्रांसफर विद इन 3 मंथ करना था, 3 मंथ के बाद किया, तो फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब पूरा लॉस कैन बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो तीनों क्यूमुलेटिव कंडीशन है, ठीक है। 3 महीने से के अंदर खरीदना है, 3 महीने के अंदर बेचना है, तो कंडीशन लगेगी, और जो इनकम मिलेगी वो एग्जाम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो इनकम टैक्सेबल है तो फिर ये कंसेप्ट नहीं लगेंगे। इसका मतलब ये कि आप नॉर्मल पूरा लॉस सेट ऑफ कर सकते हो, स्पेशल सेक्शन ये है, ठीक है। तो आपको इतना सा रूल याद रखना है बस, अप टू द अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैन नॉट बी सेट, बस। स्ट्रिपिंग क्या रखेंगे देखेंगे, बोनस स्ट्रिपिंग, सेक्शन 94 सबसेक्शन 8। 4 कंडीशन है यहां पर। पहली है एनी पर्सन बाय और एक्वायर एनी यूनिट्स, मान लिख लो नॉट शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटी, सिर्फ म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर सेक्शन अप्लाई होगा, शेयर्स पर सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो एक्वायर एनी यूनिट्स ओरिजिनल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ बिफोर द रिकॉर्ड डेट। अभी बोनस स्ट्रिपिंग है, इसका मतलब यहां पर जो रिकॉर्ड डेट रहेगी, रिकॉर्ड डेट वो बोनस की रहेगी। कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है ना, उस तरह की। जैसे मान लो कंपनी ने 10 जून 19 को रिकॉर्ड डेट रखी, 1:1 का बोनस रखा। 1:1 का बोनस मतलब आप समझते हो, मतलब कि अगर आपके पास शेयर्स हैं, सॉरी यूनिट्स हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स की बात कर रहा हूं, कब खरीदना है? 3 मंथ बिफोर द रिकॉर्ड डेट, इससे 3 महीने पहले, बिफोर द रिकॉर्ड डेट। यानी कि हम चले मई, अप्रैल और मार्च 19, ठीक है ना, अप्रैल मई जून बराबर, तो 3 मंथ बिफोर द रिकॉर्ड डेट। यहां मैंने सपोज 1000 यूनिट्स परचेज किए म्यूचुअल फंड के एट द रेट 20 रुपीज, 20 रुपए के रेट से, सिर्फ शेयर जैसे ही होता है, बट यूनिट की बात करेंगे। तो यहां मेरी कॉस्ट कितनी लगी, यहां मैंने कितने हजार रुपए खर्च किए? 20,000 रुपए मेरी जेब से गए। यहां क्या होगा, मुझे 1:1 का बोनस आ जाएगा। 1:1 का बोनस मतलब 1000 यूनिट्स पे 1000 बोनस आ जाएंगे, तो 1000 बोनस आ गए। और बोनस यूनिट की कॉस्ट क्या रहेगी? नील, फ्री में मिलते हैं ना, तो फ्री में मिलते। अब मेरे पास कितने हो गए? 2000 हो गए। 1000 पहले थे, 1000 यहां थे, लेकिन पैसे कितने लगे? 20,000 लगे। अब आपको क्या लगता है कि जैसे ये अगले दिन, मतलब ये कट ऑफ डेट है, इस दिन जिसको बोनस मिलना था मिल गया। अब अगर 11 तारीख से कोई शेयर मार्केट में ये म्यूचुअल फंड खरीदे, ये वाले म्यूचुअल फंड, तो क्या उसको बोनस आएगा? नहीं आएगा। तो आप जरा कॉमन सेंस से सोचो, क्या अभी भी उस यूनिट की प्राइस 20 रुपए रहेगी? अगर सारे सर्कमस्टांसेस नॉर्मल हो तो भी 20 रह सकती है क्या? अगर ऐसा हो जाए कि बोनस के पहले भी 20, बोनस के बाद भी 20, तो बैठे बैठे आए, अब उसके पास 2000 यूनिट हो गए। कितने यूनिट हो गए? 2000 यूनिट। तो 2000 यूनिट पर कितने रुपए हो जाएंगे उसके? 40,000। यानी बैठे बैठे उसका पैसा डबल। गजब, कितना अच्छा कंसेप्ट। तो फिर मैं भी आपको कोचिंग क्यों पढ़ाऊं? क्यों दिन भर अपने गले को तकलीफ दूं और इतनी मेहनत करूं, अपना सिर दर्द भी करवाऊं? मैं भी स्क्रीन पे बैठ जाता हूं और बस दिन भर एक ही काम मेरा, पूरे 365 दिन। कोई ना कोई तो मौका मिलेगा, पूरे साल भर में 1 या 2 बार तो ऐसा मौका मिलेगा जब मुझे कोई बोनस, कोई कंपनी बोनस इश्यू करेगी, तो मुझे कट ऑफ डेट डिक्लेयर हो जाएगी, मैं तुरंत 1 दिन पहले खरीद लूंगा और 2 दिन बाद बेच दूंगा। बैठे बैठा है मेरा पैसा डबल। साल भर में 1 सौदा करूंगा, सारा पैसा उसमें लगा दूंगा पूंजी, और पैसा डबल। पूरे साल भर कुछ नहीं करना, और साल भर में कई कंपनियां बोनस देती है, तो मुझे मौके मिलेंगे। तो रियली ऐसा होता होगा क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये फ्री में मिलते हैं, इसका मतलब आपके शेयर्स एक तरीके से स्प्लिट हो गए। आपने सुना होगा ना, स्प्लिट शेयर, 5 रुपए के, 10 रुपए का एक शेयर 5-5 के 2 बना दिए। ये वही कंसेप्ट है इनडायरेक्टली। यानी जैसे ही शेयर मार्केट में शेयर्स डबल हो गए, तो जिस प्रोपोर्शन में आपके शेयर या आपकी यूनिट्स आएंगी मार्केट में, मार्केट ऑटोमेटिकली उस प्राइस को उतने रुपए से एडजस्ट कर लेता है। यानी डेफिनेटली मार्केट में प्राइस इसकी आधी रह जाएगी, क्योंकि एक चीज डबल हो गई ना, तो प्राइस कम रह जाएगी, 10 रुपए रह जाएगी।
कितनी रह जाएगी प्राइस? 10 रुपए रह जाएगी। 10 रुपए रह जाएगी तो आपकी वर्थ वहीं की वहीं रहेगी। इसलिए नहीं तो हर आदमी नहीं लेने लग जाए बोनस। और कुछ और रेशो होता तो उस रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता, मार्केट ऑटोमेटिकली एब्जॉर्व कर लेता। मार्केट में बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे हुए, ठीक है, ऑटोमेटिकली उस प्राइस को एडजस्ट हो जाते हैं। ये कंसेप्ट होता है। तो इस कंसेप्ट से बचने के लिए एक रूल आया इस चीज के लिए। अब क्या कर सकता है व्यक्ति यहाँ? प्लानिंग क्या कर लेगा वो? तो प्लानिंग ये कर लेगा वो कि हो सकता है कि वो क्या करे कि बोनस ना बेचे, क्योंकि बोनस अगर बेचेगा तो आपने देखा होगा अपन ने सारे क्वेश्चन किए, बोनस की कॉस्ट नहीं ली मानते, पूरे इनकम टैक्स में भी रूल है। यहाँ एवरेज कॉस्ट कंसेप्ट नहीं चलता है, यहाँ तो नहीं ली मानते। तो बोनस अगर बेचेगा तो भले वो बोनस कितने रुपए में बेचे, कॉस्ट तो हमेशा नहीं ली आएगी उसकी, तो ऑलवेज उसके लिए पूरा का पूरा गेन हो जाएगा, तो गेन पे टैक्स देना पड़ेगा। तो उसने बोनस नहीं बेचे, लेकिन ये वाले शेयर बेच दिए अगले दिन। जैसी प्राइस 10 रुपए हुई, उसने क्या करा, ये 1000 शेयर बेच दिए। कितने रुपए में? 10,000 में। जबकि इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? 20,000 थी। तो इसने क्या बुक कर लिया? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक कर लिया। जबकि रियली लॉस हुआ था इसको। क्या लॉस हुआ था इसको? शॉर्ट टर्म लॉस नहीं हुआ था, क्योंकि 10,000 का जो लॉस दिख रहा है एक्चुअली 10,000 के बराबर उसको बोनस शेयर आ गया था उतनी वर्थ के 10 रुपए की रेट के हिसाब से। बट इनकम टैक्स के रूल्स में ये है कि कॉस्ट इसको नील मानते हो, इसकी कॉस्ट पूरी 20,000 मानते हैं 1000 की। ये रूल है, अपन ने पढ़े भी, क्वेश्चन भी किए। तो उसने ये समझदारी दिखाई कि ओरिजिनल शेयर बेच दिए और बोनस रख ली, या बोनस भी थोड़ा बहुत बेच दिए, बाकी रख ली। तो यहाँ क्या कंसेप्ट बना दिया गया इसके लिए? नंबर 1 कंडीशन, इफ यूनिट्स एक्वायर्ड विद इन 3 months बिफोर द डेट ऑफ बोनस मीन्स रिकॉर्डेड, सच पर्सन इज अलॉटेड बोनस यूनिट्स। बोनस यूनिट्स अलॉट होना चाहिए उसको, जैसे उसमें डिविडेंड मिलना चाहिए ऐसे यहाँ बोनस मिलना चाहिए ऑन रिकॉर्डेड। सच पर्सन सेल और ट्रांसफर ऑल और एनी ऑफ द ओरिजिनल यूनिट्स। ओरिजिनल यूनिट्स सारे या कुछ बेचना, ओरिजिनल जरूरी है, बोनस बेचे ना बेचे उसकी मतलब नहीं, ओरिजिनल बेचना चाहिए, ऑल और एनी, ठीक है, विद इन 9 months। 9 months इसलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड का केस था, इसलिए 9 months तक ले गए, वरना 3 महीने होते। तो ऊपर वाले में 3 महीने थे, यहाँ 9 months है क्योंकि म्यूचुअल फंड है। ऊपर में म्यूचुअल फंड में 9 months था। बट ही कंटिन्यू टू होल्ड ऑल और एनी ऑफ द बोनस शेयर्स। बट ही कंटिन्यू, चौथी कंडीशन भी काम की, ही कंटिन्यू टू होल्ड ऑल और एनी, यानी कुछ तो बोनस शेयर्स होल्ड करे, या तो सारे होल्ड कर ले या सारे बचा लिए उसने, ये नहीं बेचे, या कुछ बेच दी कुछ बचा ली। अगर ये भी सारे बेच दे वो भी सारे बेच देता वो, तो इस पे होता लॉस, और इसको सारे बेच देता मान लो इन 1000 को, तो 1000 इंटू 10 रुपीज से 10,000 रुपये, और कॉस्ट क्या आती है इसकी? नील। तो ये क्या आ जाता? गेन। तो ये गेन और ये लॉस सेटअप हो जाके और जीरो हो जाता वो, तो फिर कुछ भी नहीं होता। फिर क्या है कि प्लानिंग, फिर तो आपने एक तरफ गेन क्लेम किया एक तरफ लॉस, तो बात बराबर होगी। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि बोनस शेयर सारे नहीं बेचना है, बोनस आपको कुछ तो होल्ड करना है, बचा लेना है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? इफ ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड देन द कैपिटल लॉस इफ एनी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ, कैपिटल लॉस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ एनी और ऑल ऑफ द अफोरसेड ओरिजिनल यूनिट्स। इस पे जो लॉस होगा उसकी बात कर रहा हूं, गेन होगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर गेन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, गेन होगा तो आप खुद जब गेन क्लेम कर रहे हो मतलब आप टैक्स दे रहे हो, तो गवर्नमेंट मना थोड़ी नहीं करेगी। लॉस में गवर्नमेंट मना करे, तो इफ लॉस अराइज शेल नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी इनकम, तो ये लॉस हम कहीं और से एडजस्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेट ऑफ, बट इट शुड बी ट्रीटेड एज, बहुत अजीब सा पॉइंट है। आज तक हमने बोनस शेयर की कॉस्ट 0 मानी, बट ये एक्सेप्शनल केस है, इट शुड बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस यूनिट्स एज आर हेल्ड बाय हिम ऑन द डेट ऑफ सच सेल और ट्रांसफर। यानी इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को, कैपिटल लॉस ऑन ओरिजिनल शेयर्स, सॉरी ओरिजिनल यूनिट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन ओरिजिनल यूनिट्स इज ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ बोनस। क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ बोनस, बोनस की कॉस्ट मान लो इसको, जितने बचे हुए मान लो, इस बोनस में से भी थोड़े बेच देते, 200 बचे होते तो 200 की कॉस्ट मान लो, जो बचे किस दिन? एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल, जब भी ओरिजिनल यूनिट बेचे उस दिन जितने बोनस बचे उसकी कॉस्ट मान लो, सारे बचे तो सारी कॉस्ट मान लो। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो आया 10,000,
इस 10,000 को मैं इन 1000 यूनिट की कॉस्ट मान लूंगा। इसका मतलब अब कॉस्ट कितनी होगी इसकी, 10 रुपी पर यूनिट। ये बोनस की कॉस्ट होगी, बोनस यूनिट्स कॉस्ट। यानी इन फ्यूचर जब मैं बोनस बेचूंगा, मान लो इस बोनस को मैंने 2 साल बाद बेचा, 2 साल बाद बेचा मैंने, 22-23 में बेचा मान लो, तो तब मैंने सेल किया इसको, तो ये 1000 यूनिट्स जितने में बिके उस वक्त सपोज हो सकता है इसकी रेट जो है 15 हो गए, तो मैंने इसको 15,000 में बेचा, तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? तो जनरली तो बोनस में कॉस्ट नहीं होती, लेकिन इस केस में आपने इस लॉस को कॉस्ट बना दिया था, तो ये कॉस्ट होगी वहां पे, ये 1000 शेयर्स की कॉस्ट होगी। और अगर वो लॉन्ग टर्म हो जाएंगे, 2-3 साल बाद है, तो लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्शन भी करेंगे, जबकि आज तक बोनस की कॉस्ट नहीं है। ये एकमात्र केस है जहां शॉर्ट टर्म लॉस इज ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ बोनस। बस इतने से रूल से आपकी बात क्लियर हो जाएगी। और इसके लिए सिंघानिया में क्वेश्चन है, पेज नंबर 411, 411 पर। देखो जरा फटाफट मैं करवा देता हूं इसको, बस अपना चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पर। इसी लॉजिक पे वैसे तो आपको करना चाहिए, फिर भी उसके 1-2 पॉइंट में समझा देता हूं आपको, बाकी आप करना। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। देखो उसमें भी क्या क्या दिया हुआ है। नंबर 1, नेम ऑफ यूनिट है ग्रोथ यूनिट, ठीक है, नाम कुछ भी हो। डेट बेस्ड है, तो डेट बेस्ड है तो उसमें 36 महीने के बाद लॉन्ग टर्म होता है। रिकॉर्ड डेट फॉर अलॉटमेंट ऑफ बोनस यूनिट्स 5 दिसंबर। रिकॉर्ड डेट जरूरी थी 5 दिसंबर 19, ये मेन डेट है आपकी। इससे 3 मंथ पहले खरीदना है और 9 मंथ बाद में ट्रांसफर करना है, ये रूल है अपना, ठीक है। अ पर्सन होल्डिंग 2 यूनिट्स विल गेट 1 बोनस, 2 पर 1, ठीक है ना, यानी 1:2 का रेशियो ऐसे लिखते हैं इसको, 2 पर 1 को ऐसे लिखते हैं, 1 बोनस 2 के लिए। तो एक्स परचेज 1000 अबव मेंशन यूनिट्स ऑन 1 अक्टूबर 19, 1 अक्टूबर 19 को इसने खरीदे 1000 यूनिट्स। कितने रुपए में खरीदे? 23 रुपए में, 23। ऑन दिसंबर 5 ही गेट्स 500 बोनस, यहां पे 500 बोनस आ गया होगा, 1000 पे 500, ये बोनस आया, बोनस कॉस्ट। फिर उसने कब कब ट्रांसफर किए हैं, तो पहली सिचुएशन 5 केस है, तो 5 केसेस से आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कॉलम फॉर्म में करना, 5 केस बना लेना इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आता हूं सीधे सीधे आपको 5th नंबर केस पे, बाकी केस आप करना। ही ट्रांसफर 400 ओरिजिनल यूनिट्स ऑन 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी, पहली बात तो जनवरी 20 9 महीने के अंदर अंदर आ रही है ना। तो 5वां केस मैं आपको बता रहा हूं, 5th नंबर केस, ठीक है। अभी तो मैं ये सब मिटाता हूं, सीधे 5वां केस बता रहा हूं मैं आपको। तो 5th नंबर केस हम देखें, 5वां केस, उसमें 400 ओरिजिनल्स बेच दिए उसने जनवरी 20 में। जनवरी 20 मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 में सेल्स कर दिए उसने, ठीक है। सेल्स तो आप एक बार यहां लिख दोगे बस, बाकी 5 कॉलम में बार बार सेल्स लिखने की जरूरत नहीं, सीधे अमाउंट लिखोगे। तो जैसे सपोज ये 5वां कॉलम है, 5th कॉलम है, तो सेल्स पे यही वर्ड लिखा जाएगा, सेल्स कंसिडरेशन 400 यूनिट्स 24 के रेट से, ये यहां लिख दूंगा मैं, ठीक है, इस 5वें कॉलम में 400 into 24, 24 रुपए की रेट से। ऑन 1 मार्च 20 ही फर्दर ट्रांसफर 200 ओरिजिनल यूनिट्स एट द रेट 19। मार्च 20 भी इसी में आता है, फिर से एक और बार बेचे उसने। कितने बेचे इस बार भी? इस बार 200 बेचे, भी ओरिजिनल में से ही बेचे। अगर दूसरा ईयर में बेचा होता तो मैं इधर लिख देता प्रीवियस ईयर 2021, नेक्स्ट ईयर लिख देता। तो इसी के नीचे ऐसे करना, एक एक केस। 2 साल का आएगा तो 2 साल का भी एक के नीचे एक करना। 19 में बेचे, ये कम में बेचे, ठीक है। ही डज नॉट ट्रांसफर रिमेनिंग ओरिजिनल टिल द एक्सपायरी ऑफ 9 मंथ। बाकी के उसने नहीं बेचे, जबकि थे 1000, उसमें से 400 बेचे, 200 बेचे, बाकी नहीं बेचे, तो हम बाकी की बात भी ना करें, है ना। अब क्वेश्चन क्या आगे फिर लिखा है, from the recorded, however 200 bonus units are transferred on 10 September 2020 at the rate 15। 10 सितंबर 20, तो ये तो नेक्स्ट ईयर हो गया। तो नेक्स्ट ईयर की बात बाद में करता हूं मैं, नेक्स्ट ईयर में करता हूं। फिलहाल यहां क्या होगा, तो ये ओरिजिनल यूनिट्स जो आपने बेचे हैं, ओरिजिनल
तो इनका सेल्स कंसिडरेशन आप इनटू कर लेंगे और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, कितने रुपए में खरीदा था इसको, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये खरीदे 23 रुपए की रेट से, तो 400 इंटू 23 रुपए की रेट से अगर हम करें तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 1 रुपए का लॉस आया, नहीं 1 रुपए का गेन आया, सॉरी 400 रुपए का गेन आया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया इस पे। यहां पर 19 इंटू 200 मतलब 3800 और कॉस्ट कितनी है इसकी, तो कॉस्ट हो जाएगी आपकी 200 इंटू 23 यानी 4600, ठीक है ना। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 800 रुपए का क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, देख लो। तो और एक ही साल में दोनों सेम ईयर में और दोनों ओरिजिनल यूनिट्स ही है, तो भी मैं बता रहा हूं रूल में क्या है, रूल्स में ये है कि गेन का कुछ भी नहीं करना है, गेन तो टैक्सेबल होगा। लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन ओरिजिनल यूनिट्स ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर कितने बचे हैं इसके पास, पूरे 500 है, कुछ बेचे इसमें से नहीं, तो ये 800 रुपए उसकी कॉस्ट मान लिया था, तो कॉस्ट ऑफ बोनस जो हो जाएगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर हो जाएगी यानी 1.6%। अब जो बोनस शेयर बेचेगा, कब बेचे इसने बोनस शेयर, इसने बेचे बोनस सितंबर 2020 में, तो इसी के नीचे लिख लेना, मैं इधर लिख देता हूं। अब इसने सितंबर 2020, इसका मतलब 2021 प्रीवियस ईयर, उसमें इसने बोनस बेच दिए, बोनस यूनिट्स सेल। तो सेल्स कितने की कितने में बेचे इसने बेचे उसने 200 बोनस बेचे उसने 15 के रेट से, 15 के रेट से, तो 3000 रुपए सेल्स कंसिडरेशन हुआ। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जनरली नील रहती है, लेकिन इस केस में कॉस्ट आएगी 200 शेयर की ₹1.60 के हिसाब से, 320 रुपए। ये आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो कंसेप्ट ये समझना है कि आपको जितना लॉस हो उसको कॉस्ट मान लेना है। अब वो जब भी बिके, 1 साल बाद बिके, 2 साल बाद बिके, 10 साल बाद बिके, कॉस्ट ये मानेंगे। और गेन को इससे सेट ऑफ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 400 और 800 नेट लॉस 800 का, सर 400 का तो लॉस हुआ नहीं, क्लियर लिखा है कैपिटल लॉस अराइज ऑन ओरिजिनल यूनिट्स, गेन का लिखा ही नहीं। तो लॉ में जो लिखा हुआ पढ़ेंगे, लॉस को कॉस्ट मानना है, गेन को कॉस्ट मानना ही नहीं, और गेन को सेट ऑफ करना ही नहीं पहले। तो ये गेन तो पूरा मेन कंपटीशन में टैक्सेबल हो जाएगा, और ये लॉस आपका इस तरीके से कॉस्ट बन गया। इसका मतलब लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ। हम यही तो पढ़ रहे थे कि लॉस सेट ऑफ नहीं करने की तो दोनों पॉइंट है। इस तरीके से आप पांचों पॉइंट इसे कर लेना, ठीक। यहां अपना चैप्टर 100% कंप्लीट होता है। और कोई डाउट अगर आता है इन 5 पॉइंट में तो आप मुझे बताएं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगला चैप्टर भी छोटे छोटे हैं, स्टार्ट करते हैं।